progress. Today we will start kinematics. In kinematics, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं kinematics एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बॉडी के मोशन पे जितने वेरिएंट्स आते हैं, बॉडी जब मूव करती है तो उस पर क्या क्या कन्फिग्रेशंस होते हैं बॉडी के और क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो काइनेमैटिक है उसमें एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उस बॉडी के मोशन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि वो बॉडी में ये सारी पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली जो काइनेमैटिक की मैकेनिज़्म है वो आपकी ऐसे है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो कंडीशन जब बॉडी रेस्ट पे होती है, ओके, एक वो आपकी कंडीशन जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, और एक वो कंडीशन जब बॉडी मोशन में होती है। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या क्या उसके कंडीशन होती हैं, उसमें कोई खास कंडीशन नहीं, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, फोर्स नथिंग होगा, और विदाउट फोर्स हम बॉडी की एक्सटर्नल उसकी डायरेक्शन और उसकी पैरामीटर्स को हम बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं। तो ये एक तरह से आपका रेस्ट बॉडी का कंडीशन हो गया। अब आते हैं मूविंग बॉडी की पैरामीटर्स पे। तो ये जो आपकी मूविंग बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं उसमें हम ध्यान देते हैं कि दो कंडीशन होती है, काइनेमैटिक और एक काइनेटिक्स। काइनेमैटिक आपको बताता है कि जब बॉडी मूव कर रही है तो उस पर ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पैरामीटर्स बॉडी में एग्जिस्ट हो जाते हैं। दीज ऑल पैरामीटर एग्जिस्टेड इन अ मूविंग बॉडी। एंड काइनेटिक्स क्या है? जब बॉडी के मोशन का रीज़न हम जानते हैं। सो कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक कंडीशन। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी of an moving body to doing any एक्टिविटी। सो किसी भी बॉडी में जब आपको मोशन चाहिए होते हैं तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं और रीज़न क्या है, कॉज ऑफ मोशन क्या है बॉडी का, ये हमें जानना होता है। और उसके चलते हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और भी वेरिएंट्स होते हैं पैरामीटर्स के, उन्हें हम कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, और जब तक आप उस पर एक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें तो वही आपका कॉज ऑफ मोशन बनता है, और वो एक्सटर्नल फोर्स से ही आप बॉडी के सारे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी, स्पीड, आप हर एक पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि जो ये काइनेटिक्स होता है उसमें कॉज ऑफ मोशन की कंडीशन कैसे आती है, और जो काइनेमैटिक्स होती है उसमें हम इन सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पैरामीटर पढ़ते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस? और उसके बाद हम पैरामीटर आपका पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरी पैरामीटर वी विल discuss about every parameter. So what is distance? Suppose you have a point A and you reached out point B. A to B जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? A to B जाने के एक स्ट्रेट रास्ता होगा, एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, और एक थोड़ा और लॉन्ग डिस्टेंस होगा या इससे छोटा होगा। तो ये जो हम लॉन्ग पाथ कवर करते हैं या लॉन्ग पाथ को इवेल्युएट करते हैं या लॉन्ग पाथ से होते हुए हम A to B को कवर करते हैं, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है डिस्टेंस। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस। हम A to B जाएंगे, वो भी हमारा डिस्टेंस ही है। तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ which covered by object
ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, आपकी डिस्टेंस। एक ऐसा लेंथ जो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे जाते हुए एक ऐसा पाथ जो एक्चुअल है और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में आपका क्या कहते हैं, कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। वो A टू B जाएगा, सपोज A टू B 5 किलोमीटर है तो B टू A आएगा तो भी 5 किलोमीटर कवर करेगा। तो इन दिस यहाँ पे डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती है। तो जब डायरेक्शन मैटर नहीं करती है और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आपकी बॉडी में, तो आपको ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव मैटर नहीं करती है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो या बैकवर्ड जा रहे हो या डीएक्सेलरेट कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ बॉडी का मैग्नीट्यूड काम करता है, जो बॉडी ने उस पाथ में कवर की है डिस्टेंस, वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ लेंथ, सो बोथ हैव सेम यूनिट, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी सेल्फ अंडरस्टूड वाली चीज़ें थी कि ये आपका जो दोनों है वो दोनों लेंथ हैं, और लेंथ की वजह से इन दोनों का जो यूनिट होता है वो मीटर और किलोमीटर होता है। ठीक है, और इनकी जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एल से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि मीटर और किलोमीटर लेंथ है और लेंथ को हम एल, लेंथ की यूनिट होती है और लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट is also a distance, but this is a shortest distance which is followed by a object from its initial to final position। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के उस शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने पे जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपकी एक वो है लेंथ है, सो इसकी भी मीटर और किलोमीटर यूनिट होगी और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी एल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी कह लें और स्पीड कह लें, मैं एक साथ इन दोनों को रख रही हूँ क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन ऊपर पढ़ाई गई दोनों ही डेफिनेशन से है। डिस्टेंस आपका स्पीड के साथ होता है, आप नॉर्मली पढ़ते आए हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो क्यों हम डिस्टेंस ही क्यों करते हैं? क्योंकि स्पीड जो आपकी होती है वो बॉडी की उस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करती है जिस पे बॉडी की डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। सो डिस्टेंस मैटर करती है कि वो A टू B कितना गया और B टू A कितना आया। ओके, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम, सो ये आपका क्या हो गया, स्पीड भी आपकी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ओके, और जब आपका वेलोसिटी की बात आती है, वेलोसिटी, okay, what is the definition of speed? Rate of change of distance with respect to time, this is called your speed. This is a scalar quantity and the unit of speed is meter per second or kilometer per hour, and the dimensional formula is what? Dimensional formula is meter या kilometer is a length, so we will represent from capital L। ये हम जानते हैं कि किलोमीटर और मीटर को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फार्मूले के लिए। पर आर, तो आर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ये उसमें है आपका अपॉन में है तो ये इन्वर्स हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपका स्पीड का ये होता है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों ही लेंथ हैं, इस वजह से इनकी यूनिट और इनकी डायमेंशनल फार्मूला इक्वल था। उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन
कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, या दोनों एक्सेलरेट हो रहे होते हैं, बॉडी एक पाथ से दूसरे पाथ तक जाती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो कुछ वेलोसिटी से कवर करती है, कुछ स्पीड से कवर करती है। तो ये दोनों ही फिनोमेना सेम हुए, स्पीड और वेलोसिटी, बस एक फ़र्क है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी की जो डेफिनेशन बनेगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सेम इसके ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट होती है, LT-1 भी इसकी भी आपकी डायमेंशनल फार्मूला होता है। सो आपकी वेलोसिटी हो गई। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। सो एक्सेलरेशन जो आपका होता है वो एक एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट को मतलब इसको ऐसा क्यों कहा गया एक्सेलरेशन को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है? तो देखिए, जब बॉडी एक पाथ से दूसरे पाथ को कवर कर रही होती है, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर सपोज बॉडी, ओके, दिस इज़ योर ब्लॉक, इज़ योर बॉडी मूविंग from v velocity in forward direction. So एक्सेलरेशन मतलब होता है आपकी बॉडी की वाइब्रेशन कैपेसिटी और विथ उसकी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, ओके। इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, और जब हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन तो उसका मतलब -a एक्सेलरेशन होता है। बॉडी जिस तरफ मूव कर रही हो उसी तरफ उसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये A to B तक आने में कितने किलोमीटर या कितने मीटर आता है, और ये वेलोसिटी से आते हैं, और इनकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या नहीं है। तो ये क्या है, A to B। देखिए इन दोनों में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शन को मैटर करते हैं, क्योंकि अगर ये ऑपोजिट हो जाएगा तो हम इसे एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन कहेंगे। तो जब ये A to B के पार्ट में A to B डिस्प्लेसमेंट की तरह से किसी भी किलोमीटर या मीटर की यूनिट को कवर करता है, सपोज दिस इज 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर की यूनिट को A to B कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को कम ज़्यादा करते हुए एक्सेलरेट होते हुए आगे बढ़ रहा है और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। सो हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने डेल का क्यों यूज़ किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास एक पाथ है जो कुछ इस तरह से है कि A to B है, और इसका जो दूसरा पाथ है वो A to B इस तरह से है कि जो ये आपकी डिस्टेंस कहलाएगी ना, क्योंकि ये लॉन्ग रूट है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, सही है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब अगर मुझे इसकी पोजीशन जानना है तो मैं क्या करूँगी, सेल्फ कंसीडर करूँगी कि इनकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है कि इन दोनों की पोजीशन ओरिजिन से मैं कंसीडर करूँगी, और A इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, B इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सो A to B द डिस्टेंस इज़ व्हाट, सपोज S, यहाँ पे आपकी V इनिशियल वेलोसिटी U है, फाइनल वेलोसिटी आपकी V हो गई है ना, U से चला था V से आया। डिस्प्लेसमेंट आपका डेल S इसलिए है क्योंकि जब A पे था तो इसका टाइम T1 था, और जाहिर सी बात है जब B पे पहुंचा तो इसका टाइम T2 हो गया होगा, कुछ टाइम बढ़ा होगा, है ना, कुछ टाइम बाद ही वो B पे पहुंचेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल डिफरेंस निकालते हैं वहाँ पे हम डेल का यूज़ करते हैं। ओवरऑल लेंथ को दिखाता है कि ओवरऑल लेंथ में फाइनल टू इनिशियल या इनिशियल टू फाइनल कितना डिफरेंस है,
उसको डेल दिखाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक बात सुनिएगा कि जो डेल है वो ओवरऑल लेंथ या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो ये डेल होता है ये आपका यहाँ पे डेल एस वेक्टर अपॉन डेल टी आ जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप ए टू बी 5 किलोमीटर पर आवर से आए, या आप किसी से बताते हैं कि यार ए से सी तक मैं 5 किलोमीटर से पर आवर से आया और उसके बाद थोड़ी देर हमने अपनी स्पीड को चेंज किया और उसके बाद ये रहा आपका सी पॉइंट, ये रहा आपका डी पॉइंट, और डी से जब हम बी तक आए तब फिर हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो कोई पूछे कि चलो ठीक है, आप पूरी एवरेज वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर से आए, लेकिन हमें सिर्फ सी टू डी के बीच का जानना है। सी टू डी के बीच का जानना है कि ये कितने से आए, आप कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी आपकी सी टू डी में, या उस पर्टिकुलर जगह पे सी टू डी पे आपका क्या टाइमिंग था उस स्पीड को कवर करने का, या उस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया आपने। तो जब पूरे ओवरऑल में से आपको छोटे टाइम पीरियड या छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछता है कि आप पर्टिकुलर उस जगह पे कितनी स्पीड से चले, तो वो आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस। उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। और ये आपका जो इंस्टेंटेनियस होता है तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस आपका फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। सो Recording in progress. हम लोग क्या कहते हैं, ओके इसके हम ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि ए टू बी जब चलता है, इसमें थोड़ी सी हमने चीज़ें बनाई हैं, उसमें से R1 R2 डेल एस ये सब क्या है मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँगी। तो Recording in progress. देखिए, जो आपका ये ए टू बी है, पार्टिकल आपका ए पे था, फिर बी पे गया, ये यहाँ पे T1 टाइम पे था और ये यहाँ पे T2 टाइम पे गया। When particle move from A to B, so what will be the position of particle at initial point, at final point? If anybody asks to you what is the position of the particle, so the position of the particle will be OA vector and OB vector. What? OA vector and OB vector. OA vector is R1 and OB vector is R2. तो ये जो आपकी ओरिजिन से पार्टिकल की फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे वेक्टर मीट हो रहे हैं, ये बेसिकली पार्टिकल की पोजीशन दिखा रहे हैं कि पार्टिकल की पोजीशन ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या थी। ठीक है, तो पार्टिकल की पोजीशन आपकी OA वेक्टर OB वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपकी ऐसी पोजीशन थी। अब मैं आपकी इंस्टेंटेनियस पॉइंट के बारे में बात कर रही थी, तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस समझते हैं। मैं आपको यही ग्राफ, यही जो पाथ है ए टू बी का, सिर्फ इतना सा पाथ लेके समझा रही हूँ कि जब वो ए टू बी जा रहे थे तो उन्होंने डेल एस डिस्टेंस कवर की थी। इज इट राइट? पर्टिकुलर उन्होंने बताया कि हम टोटल ओवरऑल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए, लेकिन बीच में सी टू डी पॉइंट पे फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर अ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमने अपनी थोड़ा सा स्पीड चेंज की, अदरवाइज हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। तो एवरेज स्पीड उन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर की बताई। ठीक है, जो कि एवरेज इन द सेंस, एवरेज का मतलब ज़्यादातर उन्होंने जिस स्पीड का यूज़ किया वो आपका एवरेज हो गया। तो एनीबडी आस्क टू यू व्हाट इज़ द पर्टिकुलर, what is the displacement, what is the velocity in particular C to D,
C2D डिस्प्लेसमेंट में आपकी क्या वेलोसिटी थी, आपका क्या एक्सेलरेशन था, कितने मीटर पर सेकेंड से आप आए C2D पे, और C2D को कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने उसे कवर किया, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आपने कवर किया। तो पर्टिकुलर किसी छोटे ओवरऑल में से, किसमें, ओवरऑल में से किसी छोटे डिस्प्लेसमेंट या छोटे टाइम इंटरवल के लिए आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो हम आप उसको ऐसे डिराइव करते हैं। ओके, फॉर C2D अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन ले लें। देखिए इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, अब ये इंस्टेंटेनियस आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है, जैसे मैंने पूछा कि C2D में पूछेगा किस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप आए, तो वो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, ना कि वेलोसिटी पूछ रहा है। और अगर आपसे पूछता है कि किस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आप C2D पे कवर कर रहे थे, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सेलरेशन क्या था आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time, this is your what, this is your acceleration. In Recording in previous progress. page एक्सेलरेशन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यहाँ मैंने बाय मिस्टेक आपको डेल एस रख दिया था जो कि गलत है, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ओके, सो अब हम अपने उस पेज पे आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है आपका ओवरऑल पाथ का, ओवरऑल रूट का, जो आपका एक्सेलरेशन बताता है कि ओवरऑल A to B आप कितनी एवरेज वेलोसिटी से, आपने कितने एवरेज एक्सेलरेशन से इसे कवर किया। लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड या फॉर अ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट आप जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस के Recording in progress. फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो अब हम क्या करते हैं, लिमिट जो होती है डेल टी की, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ द इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम जो होता है, उसको हम टेंस टू ज़ीरो की साइड लेके जाते हैं। टेंस टू ज़ीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि हम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो रख रहे हैं। टेंस टू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि हम छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो टाइम को भी ज़ीरो की तरफ लेके जाना पड़ेगा, छोटे टाइम इंटरवल होगा उस पर। तो छोटे टाइम इंटरवल के लिए, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, या बीच के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पीरियड के लिए जब हम चीज़ें इवेल्युएट करते हैं Recording in progress. तो हमारा डेल टी टेंस टू ज़ीरो होता है। और उसके बाद आपका ये आता है Recording in progress. डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, सो जब हम छोटी टाइम पीरियड या कम टाइम पीरियड के लिए निकालते हैं तो हमारा ये चेंज हो जाता है डेल वी अपॉन डेल टी। दिस इज़ फॉर इंस्टेंटेनियस, दिस इज़ फॉर पार्शियली डिफ्रेंसिएशन, दिस इज़ फॉर a short displacement, this is for the some variants of the short displacement, short distance. In short distance the particle moving which acceleration, which how much acceleration, how much velocity for a short displacement. So dv by dt is particular known for the partially, और हम पार्शियली के लिए जानते हैं जब किसी हम पर्टिकुलर इंस्टेंट चीज़ों के लिए निकाल रहे होते हैं। तो यही चीज़ जैसे आपके लिए इंस्टेंट पे काम कर रही है तो ये आपका हो गया इंस्टेंट एक्सेलरेशन, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये आपका हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। सेम इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी होती है। और जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो आपकी सेम आई होती है। जैसे हमने इस वेलोसिटी क्या पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। यही ना कि डेल एस अपॉन डेल टी, मैंने आपको बताया था कि हम डेल यू यूज़ क्यों करते हैं और हम डिस्प्लेसमेंट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है विद मैग्नीट्यूड।
और जब हम छोटे C to D के लिए कोई पूछेगा कि किस स्पीड से आप आए, किस वेलोसिटी से आप आए, C to D में सिर्फ आप बताइए, तो आप टाइम को ज़ीरो की तरफ लेके जाएंगे, del t tends to 0 and del S upon del T become partially ds upon dt. This is for instant. So this is your instant velocity, instantaneous velocity, instantaneous velocity. अब आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आ गया होगा। ये इंस्टेंटेनियस आपका एक्सेलरेशन के साथ भी जुड़ता है, वेलोसिटी के साथ भी जुड़ जाता है। ओके, सो ये छोटी और बेसिक यूनिट थी। अब इसके आगे हम लोग कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करते हैं। सो जो भी चीज़ें अभी हमने कवर की हैं उसके लिए हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मेन है, इसी से आपका स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपका बना है। तो बेसिकली डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है उनमें रिलेशन क्या होते हैं, वो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, तो मैग्नीट्यूड लगने की वजह से इन ईच कंडीशन द आंसर विल बिकम पॉजिटिव। सो आंसर सिर्फ पॉजिटिव में आएगा और उस पॉजिटिव कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। एंड एक्सेलरेशन जो आपका होता है ना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इस वेलोसिटी जो आपकी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इसी तरह से इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपका इंस्टेंटेनियस के लिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट चीज़ों के लिए आप निकालते हैं। तो लिमिट में आप क्या करते हो, टाइम इंटरवल को ज़ीरो की तरफ ले जाते हो। जो मैंने प्रीवियसली समझाया है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आपकी प्रीवियस 9th-10th में पढ़ी हुई होंगी, लेकिन जो ये थोड़े छोटे मोटे वर्ड्स हैं इंस्टेंटेनियस वगैरह, ये आपके नए वर्ड्स हैं एक तरह से। तो इसका मतलब बस आप समझ लीजिए, बाकी ये हर चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। उसी तरह से जो डिस्टेंस है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। मैग्नीट्यूड क्यों लगा है, क्योंकि ये मॉड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो मॉड है इसमें आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन बैलेंस हो जाती है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी से बड़ी है। डिस्टेंस और मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, और बॉडी जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही होती है, इन द सेंस व्हेन बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन। ओके, जब बॉडी आपकी वन डायमेंशन में मूव करे, या तो उसे कह लीजिए कि बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तब आपकी जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से इक्वल हो जाती है। रीज़न यही है कि वही पाथ उसकी डिस्टेंस का बनता है और वही पाथ वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन the distance will be equal to the magnitude of the displacement. Okay, so now distance, displacement, acceleration और velocity सारे पैरामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इन्हें एक साथ जब ये कंडीशन में आ जाते हैं, कोई बॉडी है किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, किसी पाथ में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर एक साथ ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं और एक दो पैरामीटर्स के बारे में जब आपसे पूछता है क्वेश्चन में, वहाँ हम यूज़ करते हैं इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन। 3 ऐसे इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन जिन्हें आप पढ़ के बॉडी की मूविंग कंडीशन में जितने पैरामीटर्स आते हैं आप उन सब को डिराइव कर सकते हैं, उन सब को आप गेन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन और इन विच वी कैन डिराइव ऑल द टेंडेंसी ऑफ अ मूविंग बॉडी, all the tendency of a acceleration, tendency of a velocity, tendency of a displacement and distance, every parameters we will derive in equation law of, with the help of equation law of motion. There are 3 laws and ये 3 लॉ
हैं ये तो आप सबको पता है, बट ये 3 लॉ आते कहाँ से हैं ये हम आज जानेंगे कि ये 3 लॉ आते कहाँ से हैं, ठीक है। सो फर्स्टली हम एक चीज़ जानते हैं कि व्हाट इज़ द definition of the acceleration, rate of change of velocity. Acceleration is what? Rate of change of velocity, ठीक है। तो ये मैं फॉर इंस्टेंट के लिए निकालती हूँ, हर चीज़ में हम इंस्टेंट के लिए निकालेंगे, क्योंकि एक मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि हम कोई भी चीज़ डिराइव क्यों करते हैं और कोई भी चीज़ इंटीग्रेट क्यों करते हैं। जब हम डिराइव करते हैं तो ओवरऑल चीज़ों के लिए निकालते हैं, लेकिन जब हम ए वेक्टर के पास dt को लेके जाएंगे और dv वेक्टर इधर रह जाएगा तो हमें इधर इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। पर इंटीग्रेशन क्यों और लिमिट क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ओके। तो मैं आपको फिर से वही ग्राफ बना के दूंगी जो ग्राफ मैंने अभी लास्ट में बनाया था, लास्ट लेक्चर, ये लास्ट पेज में। Recording in progress. इन दिस फिगर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताई थी और हमें एक एक करके बताना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि r1 वेक्टर और r2 वेक्टर क्या हैं। दे आर द पोजीशन वेक्टर विच derive the position of the particle initially at A and finally after covering del S displacement at B. ओके, सो अब हम जानेंगे कि इस पे हमारे कौन कौन से रूल्स लगते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को डिराइव करते हैं, ओके। सो ये आपका पोजीशन वेक्टर है r1 और r1 की जो डायरेक्शन है वो आपकी ऐसे होगी O to A, OA वेक्टर, O to B, OB वेक्टर एंड पार्टिकल A से B आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए इसकी डायरेक्शन होगी AB वेक्टर, A to B, और दिस इज़ योर r1 वेक्टर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो पार्टिकल A पे था वो t1 टाइम पे था ना, और यहाँ पे था t2। तो जो t1 था तब उसने एक भी टाइम कवर नहीं किया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वो टाइम भी क्या था, 0 था, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी क्योंकि इनिशियली वो कुछ चला नहीं, इसलिए t इज इक्वल टू 0 कवर किया। और फाइनली जब चला तो उसने कुछ t टाइम, t2 पे उसने कुछ t टाइम कवर कर लिया और फाइनल वेलोसिटी उसकी हुई v। तो अब हम ये लिमिट तो पता चल गई कि जो लिमिट है, टाइम की जो लिमिट है वो 0 to t है, और जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है इनिशियल पॉइंट एट a पे उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, और जब वो b पे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी v हो जा रही है। यहाँ तक समझ गए। बट हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट ही क्यों करते हैं या उसको पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी कि सपोज़ 10 सेंटीमीटर की मैंने कॉपर वायर ली और इस कॉपर वायर में मुझे जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, ओके। तो पूरी वायर में इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी जानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मैं इसमें से इतनी वायर ले लूँ, अगर छोटे अमाउंट की वायर ले लूँ, ठीक है, एक 10 मीटर की वायर को एक एक मीटर के पार्ट में मैं डिवाइड कर लूँ। अगर मैं 1 मीटर की वायर में इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी जान जाऊँ कि इलेक्ट्रॉन्स किधर साइड मूव कर रहे हैं और कितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है इस 1 मीटर में, तो मैं क्या पूरे 10 मीटर में फिर नहीं बता सकती? मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे 1 मीटर का पता है तो मैं उनको 10 में मल्टीप्लाई कर दूँगी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर वायर, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर वायर इज़ द कैलकुलेशन ऑफ फॉर 1 मीटर वायर इज़ ईजियर देन 10 मीटर वायर। तो 10 मीटर वायर की कैलकुलेशन से ईजी है हमारी 1 मीटर वायर में इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी को जानना। अब मैंने ये छोटे अमाउंट के लिए किया तो ये हो जाता है dx डिस्टेंस। dx मैंने क्या बताया था, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। dx क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस। आ गया ना इंस्टेंटेनियस वर्ड यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ और ये पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट आपका dx हो गया। तो ये जो आपका dv था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इंटीग्रेशन क्यों कर रही हूँ। मैं किसी छोटे
डिस्प्लेसमेंट की बात पता चल जाएगी, तो मुझे पूरे ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट के दौरान उसने कितनी वेलोसिटी चली, कितना एक्सेलरेशन दिया, मुझे सब पता चल जाएगा। अच्छा, ये dt है और ये dv है। देखिए जो मेन फार्मूले हैं डिराइव फार्मूले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, वो आपको याद करने पड़ेंगे मैथ्स की हेल्प से। बाकी चीज़ें मैं इधर करा दूंगी, लेकिन आपको वो फार्मूले मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद याद करने पड़ेंगे। तो t के रेस्पेक्ट में है तो ये 0 टू t लिमिट से जा रहा था ना। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 था, फाइनली उसने t कुछ टाइम इंटरवल बाद जब b पे पहुंचा तो कुछ टाइम हो गया था, वो t था हमारा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी v थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी आपकी v है। डिराइव करेंगे तो a इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ t के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन चाहिए, और dt का t हो जाएगा। 0 से t लिमिट पे d ही आएगा। अब dv का हमारा v हो जाएगा, और v की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरह रहेगी। ये रहा आपका a वेक्टर t, और आपका ये कुछ ऐसे कि इनिशियल रखते हैं पहले, फाइनल मतलब अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो लोअर अपर लिमिट आपकी v है और लोअर लिमिट है आपकी u। तो ये आपका हो गया at। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, सो ये है आपका इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और आपने यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइमिंग, सारी चीज़ें एक मूविंग बॉडी की आ रही हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। Progress. अब हम सेकंड इक्वेशन कैसे आती है, हमारी सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसे आती है कि इसको हम फिर से Recording in progress. लास्ट इक्वेशन के बारे में देखा जाए तो क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सो लास्ट इक्वेशन थी आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस। Recording in progress. अब ये डी v जो है, ये देखिए वेक्टर लगा दिया मैंने। अब बताइए v क्या है, v है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने पहले कहा है मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएशन यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इंस्टेंट के लिए निकालना है। क्योंकि एट लास्ट जब हम चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन चाहिए होता है, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए लिमिट चाहिए दी होती है। तो हम उसके लिए देखते हैं कि ये पार्शियली फॉर अ शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड ये कितना हमें इवैल्यूएशन दे रहा है। सो v वेक्टर को हमने लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। फिर से हम dt को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका ये हो गया ds वेक्टर, u वेक्टर dt प्लस a वेक्टर t dt। ठीक है, अब फिर से वही बात कि एक पार्टिकल है जो a से b पे जा रहा है, और a से b पे जाते वक्त एट अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट उसने एक लिमिट से, है ना, u से v तक में t इज इक्वल टू 0 से लेके t तक में इस पर्टिकुलर पे कितना उसने कवर किया है। तो जो टाइमिंग की आपकी वो थी। और हाँ, इसकी यहाँ से देखा जाए तो देखो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए चाहिए। अब यहाँ से स्टार्टिंग मानेंगे पॉइंट की, तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट मानेंगे वो 0 मानेंगे, और जब ये C से जाके D पे रुकेगा तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा जिसे मैंने x से रिप्रेजेंट किया। तो जो डेल S डिफ्रेंसिएशन होगा वो आपका x के बराबर होगा, यानी कि जो लिमिट होगी वो 0 टू x होगी आपकी। तो ये रही 0 टू x। अब t के रिस्पेक्ट में है तो जाहिर सी बात है 0 टू t ही थी आपकी लिमिट, है ना, क्योंकि मुझे इंस्टेंटेनियस पाथ के लिए चाहिए। अब ये रहा आपकी s के रिस्पेक्ट में, तो s आ गया, इसकी लिमिट है 0 टू x। ये रहा t के रिस्पेक्ट में, तो u वेक्टर इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया, 0 टू t है इसकी लिमिट।
प्लस ए इसके लिए वेक्टर कांस्टेंट का काम करेगा और t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 और इसकी लिमिट है 0 to t। ऑब्वियसली 0 to t 0 से x जो होगा वो एज इट इज़ वही आ जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका u वेक्टर, ये हो जाएगा t प्लस हाफ a वेक्टर t²। तो बेसिकली ये जो आपकी हमें मिली हुई है ये आपकी, अब Recording in हम ये progress. देखते हैं कि आपका जो x = ut प्लस हाफ at² है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है मूविंग बॉडी की। क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हाउ वी विल डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? वी हैव टू टेक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। what was your first equation of motion? V = u plus at. Now we will squaring on both side just like this and put the formula of a plus b का whole square. What is the formula of a plus b का square? a² plus b² plus 2ab. Okay, so this is your u² plus a² t² plus 2uat. अब मुझे इसमें से, इन दोनों में से मुझे वो चीज़ें वैल्यू निकालनी है जो ut प्लस हाफ at² अंदर आपका जो भी हमें मुझे वो चीज़ें कॉमन निकालनी है जिससे अंदर आपका सिर्फ ut प्लस हाफ at² बचे। इन द सेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर चीज़ें बचे। इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन है, उसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका जो फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at², उसके बराबर हमें चीज़ें मिले तो हमें ऐसी दिमाग में रख के हमें कुछ ऐसा ही इसमें से कॉमन निकालना है। तो u², अब ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। क्या कोई आप बोलेंगे कि हमने 2 इतना ही क्यों निकाला? जैसे मैं इसमें से अभी 2 और u निकालूंगी, ठीक है, तो आप बोलेंगे इतना ही क्यों निकाला? ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ut प्लस हाफ at² चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने अगर 2u निकाला है, ठीक है, अगर मैंने 2u निकाला है तो आपके ब्रैकेट में चीज़ें अंदर क्या बचेंगी? 2u अगर हमने बाहर निकाला तो क्या बचेगा? मैं इस वाले पार्ट अगर इस पे देखती हूँ तो सबसे पहले, अच्छा a भी आपका बाहर निकलेगा, u नहीं, हम 2a बाहर निकालते हैं बिकॉज वी हैव ओनली 1u, बट a इज़ कॉमन इन बोथ। सो दिस इज़ योर हाफ 1a बचेगा और ये t² प्लस यहाँ पे 2a निकल चुका है तो ये रहा ut। ओके, v² = u² प्लस 2a एंड what is this? This is the second equation of law of motion. X is what? X is your displacement. So we will put in place of this equation x. So basically this is your third equation of motion। किसी भी मूविंग पार्टिकल की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, जिसको हमने ऐसे निकाला, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें आई कहाँ से? तो हमने स्टार्टिंग की थी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से और फिर धीरे धीरे हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर चुके हैं। विद दीज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस वी कैन evaluate the acceleration, velocity, displacement, distance, everything. So हम अब आगे आने वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन यूज़ कैसे होती हैं और कहाँ होती हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें दी होती हैं तब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करते हैं।